आईसीसी विश्व कप में अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला। दोनों टीमों की नजर जीत की हैट्रिक पर। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड यात्री नौवहन सेवा की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, सेवा से दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा, साथ ही आपसी संबंध और भी होंगे मजबूत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 के समापन सत्र में लिया भाग। कहा, सभी वैश्विक चुनौतियों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत। P20 में आए सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन में लचीलापन लाने के जरूरत पर भी किया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। खेलों से संबंधित हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करेगा यह सत्र। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाए झूठी राजनीति करने के आरोप। कहा, जो वादा करती है उसे पूरा नहीं करती कांग्रेस, जनता के लिए नहीं है कोई विजन। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को भी लिया आड़े हाथों। कहा, कर्नाटक, तेलंगाना और बाकी प्रदेशों के लिए बन गया है एटीएम कार्ड। ऑपरेशन अजय के तहत स्वदेश लौट रहे भारतीयों ने की पीएम मोदी की प्रशंसा। कहा, पीएम मोदी का यह कदम लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही को है दर्शाता। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरा जत्था स्वदेश पहुंचा। कल पहले जत्थे में लौटे थे 212 भारतीय। इजरायली सेना ने कहा, बड़ी संख्या में उत्तरी गजा से दक्षिणी गजा की ओर हुआ लोगों का पलायन। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, इजराइल की घोषणा से पहले ही 4 लाख लोग हुए विस्थापित। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 3100 से ज्यादा लोगों की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात क्रिकेट की, भारत पाकिस्तान मैच की। आईसीसी विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। भारतीय टीम में एक बदलाव हुआ है। ईशान किशन के स्थान पर शुभमन गिल को टीम में जगह दी गई है। अब तक 2-2 मुकाबले जीत चुकी दोनों टीमों की नजरें जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को हराने में सफलता पाई है, तो पाकिस्तान के खिलाफ वनडे विश्व कप में भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान अब तक 7 बार वनडे विश्व कप में आमने सामने हुए हैं, जिसमें भारत ने सभी 7 मैचेस जीते हैं। तो वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ जीत नहीं पा सका है और उम्मीद है कि आज भी ये इतिहास दोहराया जाएगा, ये रिकॉर्ड दोहराया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच आज हाई स्पीड नौवहन सेवा का शुभारंभ हुआ। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम बंदरगाह पर और विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के पोत परिवहन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच अंतर्राष्ट्रीय नौवहन सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा के शुरू होने के बाद 150 लोग एक बार में आ जा सकेंगे। टिकट की कीमत 6,500 और 7,670 रुपए प्रति व्यक्ति है और श्रीलंका के जाफना तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लगेगा। इस सेवा से तमिलनाडु में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांके संतुरई के बीच प्राचीन समुद्री मार्ग संभावित रूप से पुनर्जीवित होगा और दोनों देशों में धार्मिक पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के लोगों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि नागपट्टिनम और कांके संतुरई के बीच नौवहन सेवा का शुभारंभ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में एक मील का पत्थर है। The launch of a ferry service between Nagapattinam and Kanke Santurai
is an important milestone in strengthening our relations. Friends, India and Sri Lanka share a deep history of culture, commerce, and civilization. और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच समृद्ध इतिहास रहा है। इस सेवा से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। Vikramasinghe, we jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer, and our hearts closer. और इस कार्यक्रम के दौरान अपने वीडियो संबोधन में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उत्तरी श्रीलंका में संघर्ष के कारण भारत के साथ नौवहन संपर्क टूट गया था और अब इसे फिर से बहाल किया जा रहा है। The connectivity between our two countries were disrupted due to the war in the north. Now peace has returned and we can re-establish the sea connectivity. I discussed this matter with Prime Minister Modi and I must thank him and the Indian Shipping Corporation for the role they have played in re-establishing this connectivity. और इस मौके पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच नौवहन सेवा इन्हीं संबंधों का ही उदाहरण है। India and Sri Lanka have a long and rich history of cultural ties. The ferry service between India and Sri Lanka is a reflection of the same. Ferry services have traditionally been an important source of connectivity between the two countries, thereby facilitating movement of people, trade and goods for centuries. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज P20 की अध्यक्षता ब्राजील की संसद को सौंप दी। दिल्ली में नवे G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 के सफलतापूर्वक समापन के बाद बिरला ने ब्राजील के चैम्बर ऑफ डेपुटीज के अध्यक्ष आर्थर सीजर परेरा डी लीरा को अध्यक्षता सौंपी। P20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि सभी सांसदों ने P20 शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त वक्तव्य को अपनाया, जो सांसदों की आम प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिरला ने कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि संसद इन समस्याओं के समाधान के लिए भविष्य के रोडमैप पर कैसे काम करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कई देशों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया है। कुछ सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन में लचीलापन लाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। ओम बिरला ने कहा कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हम किसी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनय और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं।
और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी P20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी की। भारत ने G20 अध्यक्षता के व्यापक ढांचे के तहत 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद है। और P20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए विभिन्न देशों के स्पीकर्स और सांसदों की धर्मपत्नियों ने दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अन्य सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को समझने की कोशिश की। अभी हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में, जो कभी नेहरू मेमोरियल हुआ करता था तीन मूर्ति मार्ग पर, वो अब प्रधानमंत्री संग्रहालय बन चुका है, जिसमें तमाम देश के जो अब तक के प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की तमाम तस्वीरों को और उनके जीवन से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को खूबसूरती के साथ संकलित किया गया है। यहाँ पर जो P20 देशों के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सांसद, उनकी जो धर्मपत्नियां विजिट करने के लिए आई, उसको कवर करने के लिए डीडी न्यूज की टीम जो है अपने कैमरामैन अजीत के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों ने यहाँ पर तमाम प्रधानमंत्रियों से जुड़े हुए जो उनके जीवन के दर्शन थे उनको जहाँ समझने की कोशिश की, वहीं पर कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी से भी लोगों ने अपने को संबद्ध किया, रूबरू होने की कोशिश की है और उन्होंने बेहद प्रसन्नता जताई। यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री संग्रहालय वाकई खूबसूरत है। कैमरामैन अजित और अपनी सहयोगी जेसिका के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। IOC का सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है और IOC के सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद IOC के सत्र की मेजबानी कर रहा है। आखिरी बार IOC का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में आयोजित होने वाला IOC का 141वां सत्र वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने और मैत्री, सम्मान और उत्कृष्टता के ओलंपिक के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए देश के समर्पण का प्रतीक है। यह सत्र खेलों से संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख तथा IOC के अन्य सदस्यों के साथ साथ भारतीय खेल जगत की महत्वपूर्ण हस्तियां और भारतीय ओलंपिक संघ सहित विभिन्न खेल महासंघों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। और कर्नाटक में कांग्रेस नेता अंबिका पति के आवास पर छापे के दौरान करोड़ों रुपए मिलने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस की अगर कोई गारंटी है तो वो करप्शन की गारंटी है। DK शिवकुमार और सिद्धरामैया एक हाथ में कह ही रहे थे और एडमिट भी कर रहे थे कि अपने गारंटीज के फाइनेंसिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने खुद कहा। यही से अंबिकापति के घर से कल ये अंबिकापति के भाई कांग्रेस में हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस में हैं, पिताजी कांग्रेस के MLA रहे हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस के MLA रहे हैं। उनके घर से कल 42 करोड़ पैसा निकला है। और अगर कांग्रेस के पास कोई गारंटी है, यही एक गारंटी है कि कांग्रेस गारंटी ऑफ करप्शन। और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश के चुनाव की फंडिंग के लिए कर्नाटक एक ATM बन गया है। इलेक्शन के दौरान हमने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था भाजपा ने, और हमने प्रिडिक्ट किया था कि अगर कांग्रेस आता है, कर्नाटक एक ATM बनेगा और वो बनेगा और बन रहा है आज तेलंगाना के इलेक्शन के फंडिंग के लिए और मध्य प्रदेश के इलेक्शन के फंडिंग के लिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमने हमारा ये जो प्रिडिक्शन सच आया है। अनफॉर्चुनेट हमारे लिए नहीं,
अनफॉर्चुनेट कर्नाटक के लोगों के लिए, क्योंकि स्टेट बन गया है डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के हाथ इंडी लोटो यात्रा का एक एटीएम। और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑपरेशन अजय के तहत स्वदेश लौट रहे भारतीयों ने पीएम मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों का कहना है कि पीएम मोदी का यह कदम लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही को दर्शाता है। ये हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री के जो कमिटमेंट है कि जो भी भारतवासी हार्म्स वे में होता है या होती हैं, उनको सरकार कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे कि उनको वापस ले आए, और जो भी एफर्ट, जो भी करना है हम करेंगे। इसका एक तरह से शाइनिंग एग्जाम्पल हमने देखा कल, हमने पहले भी बहुत बार देखा है यूक्रेन के केस में, कोविड के दौरान। तो ये जो एक सरकार के बारे में ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, ये तो आप स्टूडेंट से ही जान जाएंगे कि बहुत ही डीप फेल्ट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। और ऑपरेशन अजय से जुड़ी और भी खबरें इस बुलेटिन में जारी रहेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। इसके तहत आज 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी फ्लाइट इजराइल के तेल अवीव से दिल्ली पहुंच गई है। 235 लोगों के इस दल में 2 शिशु भी हैं। कल रात 11:02 पर इजराइल की राजधानी तेल अवीव से भारतीयों के दूसरे दल को लेकर विमान ने उड़ान भरी। आज सुबह यह विमान नई दिल्ली पहुंचा। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने स्वदेश लौटे सभी नागरिकों की अगवानी की। इससे पहले 212 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का पहला विशेष विमान कल नई दिल्ली पहुंचा था। हमास के इजराइल पर हमले के बाद हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। दोनों के बीच इस महीने की 7 तारीख से लड़ाई जारी है। भारत ने इजराइल में फंसे अपने लोगों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। और हमारी संवाददाता मेघना देव ने स्वदेश लौटे लोगों से बात की। ऑपरेशन अजय के तहत जो फ्लाइट आई है उससे वापस आए हैं, क्या कहेंगे, क्या प्रक्रिया थी, किस तरीके से आप पहुंचे हैं? इट वाज अ ग्रेट ऑपरेशन, बहुत अच्छा ऑपरेशन था और हम अपनी शुक्रिया ज्ञापन करना चाहते हैं भारत सरकार को और असम सरकार को कि उन्होंने दे हैव टेकन केयर ऑफ अस और वो आए हैं यहाँ और वो लेके आए हमको इंडिया तक। हम लोग जेरूसलम में रहते थे जो बीचों बीच है इजराइल का, तो दक्षिण और उत्तर में जंग ज्यादा था, हमारे यहाँ जंग ज्यादा नहीं था। 3-4 दिन के लिए सायरन बजा था, हम बॉम्ब शेल्टर गए थे, पर 3-4 दिन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गया था जेरूसलम में। पर फिर भी ताकि हम ज्यादा रिस्क ना ले तो हम लोग ने वापस आने का ठान लिया। एक तरीके से देखें तो जो राज्य सरकारें हैं वो भी यहाँ पर जो उनके नागरिक ऑपरेशन अजय के तहत आ चुके हैं उनको यहाँ से ले जाकर कनेक्टिंग फ्लाइट्स के द्वारा राज्यों में ले जा रहे हैं या फिर उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी प्रदान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मेघना देव, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। और over there, we were staying in Rehovot. There it was considered safe, but we don't know like when the situation will turn. By the time we reached airport, there was a rocket that landed in Rehovot, and one person was injured. So we were a bit tensed, but after reaching airport, everything was taken care by embassy. All arrangements were done. And compared to other countries, I think India, they managed to get us with everything going smooth. So it was very easy to come back and
everybody from Indian Embassy, they helped us a lot. So everything was fine. This Operation Ajay is really fantastic. Actually, government taken, I think, extra effort to make it happen. One thing I want to say, I really thanks to Indian government who put lot of effort to bring most of the students back to here. It was like they are fine. It was we were keep on updating our status there, and city like Rehovot was much safer than the border areas. So we were happy, but then we did not expect that government of India will act so robustly and so quickly that we could come back so quickly. I mean, it was all just like within 3 days, government of India did an excellent job in evacuating the students, and most of the students have almost returned. And in fact, last night I was talking to the ambassador of Israel in the airport in Tel Aviv airport, and he was mentioning like within 3-4 days we will evacuate most of the students. That is fantastic. I mean, within a span of 3-4 days, if you are evacuating all its students, then that is one of the commendable job by government of India. Thank you so much. और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई में एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी की महासचिव गुनिला लिंडबर्ग से मुलाकात की। और अब बात भारतीय रेल की। माल ढुलाई कम समय में और सुगम बनाने के लिए भारतीय रेल ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण 100% पूर्ण कर लिया है, जो पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोनगढ़ तक तकरीबन 1337 रेल रूट किलोमीटर लंबी है। भारतीय रेल ने रचा इतिहास। सोननगर से पंजाब के लुधियाना तक 1337 किलोमीटर पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार। तकरीबन 51,000 करोड़ की लागत से तैयार EDFC से पावर हाउसों को कोयले की आपूर्ति जल्दी मिलेगी। आज बड़ी खुशी की बात है कि ईस्टर्न कॉरिडोर जो 1337 किलोमीटर लंबा है, उसका कार्य पूरा हो चुका है। यह ईस्टर्न कॉरिडोर बिहार के सोननगर से प्रारंभ होता है, DDU इलाहाबाद, कानपुर, इटावा, टूंडला होते हुए दादरी दिल्ली तक आता है और फिर आगे लुधियाना तक जाता है। ये रूट देखा जाए तो हमारे कोल मूवमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूट है। इसके अलावा इस पे फर्टिलाइज़र, फूड ग्रेन, स्टील, सीमेंट और अन्य चीज़ों का भी मूवमेंट होता है। पूर्वी डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर पर रोजाना 140 मालगाड़ियां चलेंगी, जिसमें 70% मालगाड़ियां कोयले की हैं, जिसका सीधा फायदा पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के पावर प्लांटों को होगा। इस कॉरिडोर पर सामान्य ट्रैक से दुगनी स्पीड यानी तकरीबन 50 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां चलेंगी। सबसे बड़ी बात कि यात्री गाड़ियों की ट्रैक से मालगाड़ियां कम हो जाएंगी, जिससे यात्री गाड़ियों की पंक्चुअलिटी बढ़ेगी और दुरुस्त होंगी। जो मालगाड़ी एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे रूट पे चलती थी वो DFC पे आ गई है। इससे एग्जिस्टिंग रूट्स में पैसेंजर ट्रेनों की पंक्चुअलिटी इंप्रूव होगी और साथ ही उसके अंदर नई ट्रेनों को चलाने के लिए लाइन कैपेसिटी में गुंजाइश मिलेगी। वहीं अगर WDFC यानी वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करें तो यह भी 70% बन चुका है और इसे वित्त वर्ष में 95% बनकर तैयार हो जाएगा। WDFC खुर्जा से JNPT मुंबई तक बन रहा है। अब तक DFC कॉरिडोर पर 1,30,000 मालगाड़ियां परिचालित की जा चुकी हैं, जिसमें पूर्वी डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर पर 75,000 मालगाड़ियां और पश्चिमी डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर पर 56,000 मालगाड़ियों का परिचालन किया जा चुका है। अभिषेक सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और इजराइल हमास संघर्ष का आज 8वां दिन है। इजराइल की सेना ने पुष्टि की है कि उसकी जमीनी सेना ने कल गजा में स्थानीय छापे मारे हैं। छापेमारी का उद्देश्य लापता व्यक्तियों का पता लगाना भी था। सेना ने पुष्टि की गजा में कम से कम 120 बंदी हैं। इजराइल ने कल 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर उत्तरी गजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद अब समय खत्म होने की समय सीमा काफ़ी करीब है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल के अल्टीमेटम से पहले ही गजा में 4 लाख फिलिस्तीनियों का पलायन हो चुका था। और पुर्तगाल ने स्लोवाकिया को हराकर यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पुर्तगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। पुर्तगाल की ओर से गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी संख्या को 125 पहुंचा दिया है। रोनाल्डो ने ये 125 गोल 202 मैचों में किए हैं। स्लोवाकिया की टीम इस हार के बाद भी दूसरे स्थान पर मौजूद है।
और इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।